नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो कल रात से ही अरविंद केजरीवाल चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनकी तरफ से कल रात से देर रात से ये ट्वीट किए गए कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी वक्त ईडी गिरफ्तार कर सकती है। हमने देखा कि सुबह के वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास पुलिस बल तैनात थे, मीडिया को भी उनके घर के पास तक जाने की इजाजत नहीं थी और एक तरह का क्योस हमने देखा और लगा कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है और अभी भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जब उन्होंने खिताब किया तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप जरा। तो हम आपको सुनवाएंगे अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लगातार आप ये देखें ईडी का शिकंजा केजरीवाल पर कसता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर सियासत तेज है, बीजेपी पलटवार कर रही है। लेकिन आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ अकेले नहीं हैं। हेमंत सोरेन से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर चाहे हम तेजस्वी यादव की बात करें, शरद पवार की हम बात करें या फिर ममता बनर्जी के भतीजे की हम बात करें, लगभग 5 राज्यों के जो बड़े नेता हैं उनको ईडी के समन अब तक जा चुके हैं और 151 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। और इसमें देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन 5 राज्यों की मैं बात कर रही हूं, उन पांचों राज्यों में चाहे बिहार की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें हम या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें, इन पांचों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, यानी कि अपने बलबूते वो वहां पर वो नंबर हासिल नहीं कर सकती है। और इसलिए आप ये देखिए कि इन पांचों राज्यों में और इनका अगर हम टोटल देखते हैं, सीटों को अगर देखते हैं, लोकसभा की सीटों को, तो 151 सीटों का टोटल इन 5 राज्यों में बनता है। लगातार ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और लगातार ईडी की तरफ से ये समन जो है वो भेज जा रहे हैं। हेमंत सोरेन को अब तक 7 नोटिस भेजे जा चुके हैं, केजरीवाल को 3 नोटिस भेजे जा चुके हैं। और सुन लेते हैं एक बार अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूँगा। बीजेपी का मकसद जाँच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊँ। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहाँ किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे,
जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनी तो आपने सुबह सुना अभी अरविंद केजरीवाल को उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी में शामिल हो जाए उसके सारे दाग धुल जाते हैं, और जो बीजेपी में शामिल ना हो उनसे आंख से आंख मिलाकर बात करे तो आप देखिए उनके साथ क्या होता है। ये जो तस्वीरें आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास की हैं। यूं ही आम आदमी पार्टी ने नहीं कहा कि गिरफ्तारी हो सकती है अरविंद केजरीवाल की, किसी वक्त उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 नोटिस अब तक केजरीवाल को दिए जा चुके हैं। और इसे आप इंडिया गठबंधन से जोड़कर भी आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको किस तरह से एक के बाद एक ईडी के समन जो है वो भेजे गए हैं। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चिदम्बरम के बेटे और इसके अलावा तेजस्वी यादव, एक लंबी फहरिस्त है। मैं अगर ये प्रोग्राम में पूरी फहरिस्त अगर सुनाने आपको बैठ गई तो मेरा सांस फूल जाएगा, इतनी लंबी फहरिस्त है। और सारे के सारे नेता जो हैं वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के हैं और खास तौर पर जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। तो इंडिया गठबंधन से कितनी घबराई हुई है बीजेपी, ये भी एक इसकी मिसाल है। और आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है बीजेपी और इसीलिए जो उसमें दल शामिल हैं उनको ईडी के नोटिस भेजकर उनको डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। ये इल्जाम लगातार उन नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है जिनको ये नोटिस भेजे जा रहे हैं। आपको पता है कि हेमंत सोरेन ने तो लगभग बी प्लान अपना तैयार ही कर लिया था कि उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं। उन्होंने अपने एक विधायक का इस्तीफा तक उन्होंने लिया था, लेकिन कल विधायक दल की मीटिंग हुई और उसके बाद इंडिया गठबंधन के जो दल है उनके नेताओं से भी बातचीत के बाद अब ये फैसला हुआ है कि हेमंत सोरेन भी इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये तमाम वो नेता हैं जो दरअसल हेड ऑन ले रहे हैं, जो ईडी के नोटिसेस हैं उससे डर नहीं रहे हैं, उससे घबरा नहीं रहे हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने तो इन तमाम नोटिसेस को इलीगल करार दिया है। उनका ये कहना है कि इससे पहले सीबीआई ने पूछताछ की थी, 8 घंटे तक पूछताछ की थी, मैं उनके ऑफिस गया था, लेकिन ये तमाम बातें जो है 2 साल से ये पूरा केस चल रहा है, लेकिन अब तक कोई भी सबूत इसके साथ इसके फेवर में खड़े हुए नहीं है। ये तमाम राजनीति से प्रेरित ये पूरी कार्रवाई है, ये इलीगल नोटिसेस है और बीजेपी जो है वो राजनीति से प्रेरित होकर और जो एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल वो कर रही है। तो कैसे इस पूरी राजनीति को देखा जाए, एक तरफ एक अकेला सब पे भारी की बात की जाती है, दूसरी तरफ 146 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, तीसरी अगर बात करें तो तमाम विपक्ष के नेता जो हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनको ईडी के नोटिस भेजे जाते हैं। आप बीजेपी के साथ शामिल हो जाएं तो आप दूध के धुले हैं, अगर आप उनके साथ शामिल नहीं होते हैं तो सारे दाग सिर्फ आप पर ही लगे हुए हैं। और बीजेपी के जितने भी नेता हैं या एनडीए के जो जितने भी दल हैं वो तमाम उनके नेता सब दूध के धुले हैं, उन्होंने कभी कुछ गलत किया नहीं। इसलिए ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के घर पर ही दस्तक देती है और उनको ही समन भेजती है। आज तक कन्विक्शन का भी अगर हम ये देखें तो कन्विक्शन जो है वो इतना लो है, इतना नेग्लिजिबल है कि जिससे साफ लगता है कि ईडी का उपयोग जो है वो राजनीति के लिए किस तरह से किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर उन मेहमानों को ले आइए। अभी 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सिन्हा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, जाना माना चेहरा है। आनंद कुमार जी हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और मेरे साथ अब से कुछ देर में धनंजय कुमार और सुनील शुक्ला जी भी जुड़ेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। आनंद जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, झारखंड से लेकर दिल्ली तक ईडी के नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। पहले लग रहा था कि शायद हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब कल की बैठक के बाद लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। वहीं केजरीवाल ने भी साफ कह दिया है कि नोटिस जो है वो इलीगल हैं, ये राजनीति से प्रेरित हैं। अगर बीजेपी में शामिल हो जाओ तो तमाम दाग धुल जाते हैं और शामिल ना हो तो इस तरह से उन लोगों को भ्रष्टाचारी बताकर उनके की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की जाती है। कैसे इसको देखा जाए और पार्टी का भविष्य क्या होगा अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है तो? देखिए, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल में एक बेसिक अंतर यह है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, उनके एक मंत्री सत्येंद्र जैन जेल जा चुके हैं, संजय सिंह जो उनके सांसद हैं वो जेल में हैं।
हेमंत सोरेन के साथ फायदा यह है कि वो देश के इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और जो बीजेपी अभी नैरेटिव सेट कर रही है कि वो आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी है, उसने राष्ट्रपति बना दिया आदिवासी को। तो हेमंत सोरेन पर हाथ डालने में हिचक रही है बीजेपी सिर्फ इसी कारण से कि आदिवासी वोटों का जो बिखराव होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड का जो सीमावर्ती इलाका है, इसमें उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ तो पूरे के पूरे लगभग आदिवासी बहुल इलाके हैं। तो ये सारे सीटों को जोड़ लें तो 40 से ज्यादा सीटें सिर्फ आदिवासी सीटें हो जाती हैं। तो हेमंत सोरेन पर हाथ डालने की हिम्मत इसलिए बीजेपी को नहीं हो रही। आपको याद होगा हेमंत सोरेन से सबसे पहले पूछताछ नवंबर में हुई थी 2022 के साल में। 17 नवंबर 2022 को हेमंत सोरेन को ईडी ने बुलाया था, पहला सम्मन उनको मिला था और वो गए थे। उनसे 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। वो मामला दूसरा था, वो पत्थर खनन घोटाले का मामला था। उसके बाद ईडी ने उनको जमीन घोटाले के मामले में समन करना शुरू किया और पिछले साल अगस्त से लेकर दिसंबर तक उनको 7 सम्मन भेजे गए। हेमंत सोरेन का पहले ही सम्मन पर कहना था कि ये गैर कानूनी है। मुझसे जो जानकारी आपको चाहिए थी, मैंने पहली बार में ही जब 17 नवंबर को पूछताछ हुई थी 2022 को, तो मैंने सारा कुछ बता दिया था। लोकपाल में मामला चल रहा है उनके परिवार का, सीबीआई ने उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पूरी कर ली है और पूरी संपत्ति का ब्यौरा हेमंत सोरेन और उनके परिवार ने सीबीआई को दे दिया है। तो हेमंत सोरेन का कहना है कि मेरी पूरी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों के पास है। आपने जांच कर लिया, आपने मुझसे पूछताछ भी कर ली, तो अब आप क्या जानना चाहते हैं? तो पहले तो उन्होंने यही सवाल उठाया कि मैं एक्यूज हूँ, मैं विटनेस हूँ, मुझे ये बता दिया जाए। उसके बाद भी जब समन आते रहे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सहारा लिया कि वहां से कुछ राहत मिले, फिर हाई कोर्ट गए। हालांकि उसमें उनको कुछ राहत नहीं मिली क्योंकि समन के बेस पर गए थे और समन की डेट निकल गई थी जब तक सुनवाई की तारीख आई थी। लेकिन ये मसला है कि अगर मनी ट्रेल का कोई, जैसा अभी हमने देखा अरविंद केजरीवाल को, वो कह रहे हैं कि एक पैसा तुम बता दो क्योंकि कहाँ से मेरे पास आया है, कहाँ पर पैसा है, कहाँ, आप जो करोड़ों की बात करते हैं। हेमंत सोरेन पर भी कोई पैसे के लेन देन का आरोप नहीं लगा। पहली बार आरोप लगा कि पत्थर खनन का जो घोटाला राज्य में हुआ है उसके संबंध में आपसे पूछताछ करनी है। दूसरी बार हुआ कि कुछ जमीन सौदों के बारे में पूछताछ करनी है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तो आप काले धन को सफेद करने का मामला होगा या कहीं काला धन होगा या कोई लेन देन होगा, तो कोई मनी ट्रेल तो होनी चाहिए। लेकिन न अरविंद केजरीवाल पर कोई मनी ट्रेल दिखाई दे रही है, न हेमंत सोरेन पर कोई मनी ट्रेल दिखाई दे रहा है। तो ये सिर्फ ये चक्कर ये है कि लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में, पिछले चुनाव में 206 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और शायद 52 सीटें उसको मिली थी। और ये अलायंस जब बन जाता है, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वहां संजय राउत पर नजर है। पश्चिम बंगाल में 48 सीटें हैं, वहां ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर नजर है। बिहार में 40 सीटें हैं, वहां तेजस्वी यादव और लालू यादव रडार पर है। झारखंड में 14 सीटें हैं, यहाँ हेमंत सोरेन रडार पर। तो आप ये समझ सकती है कि जो 153-55 सीटों का जो हिसाब है उसको किस तरह से डैमेज करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है और या केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार, जो बीजेपी की सरकार, उसकी तरफ से की जा रही है। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है लोगों को, ये फाउल प्ले खेलने की कोशिश हो रही है और इसको भ्रष्टाचार का नाम दिया जा रहा है। जी, बिल्कुल। और ये साफ तौर पर लग रहा है, और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी खुद मजबूत नहीं है और इन्हीं राज्यों पर उसकी नजर है। उसको लग रहा है कि हिंदी पट्टी के अगर कुछ राज्यों से उसे नुकसान होता है लोकसभा सीट का, जहां वो ऑलरेडी मैक्सिमम पर है, तो कैसे वो भरपाई करे यहां से। और एक तरह से वो परसेप्शन की राजनीति भी कर रही है कि देखिए ये भ्रष्टाचारी जो हैं, अलग अलग जो नेता हैं, एक एक करके जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, सबको ईडी के नोटिस भिजवा कर, मीडिया का सहारा लेकर उनकी इमेज को एक तरह से पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मेरी तो राजनीति का पूरा आधार ही ये है और मुझे ही भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है। क्यों एंटी करप्शन को लेकर ही दरअसल केजरीवाल ने पूरी अपनी मुहिम शुरू की थी। हालांकि उसको लेकर अलग अलग तरह की बातें बाद में की जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हैं उनको कैसे एक एक करके, जो नेता हैं उनको एक एक करके, और राज्य खासतौर पर इसमें महत्वपूर्ण, उनको टारगेट किया जा रहा है। अनिल सिन्हा जी, अरविंद केजरीवाल को जो टारगेट किया जा रहा है, कल से रात से हमने देखा कि लगातार एक के बाद एक नेताओं ने ट्वीट किए। उन्होंने कहा किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि ईडी ने कहा कि ऐसी उनकी कोई मंशा अभी नहीं है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अभी नहीं है, यानी कि फिर हो सकती है।
तो लोकसभा इलेक्शन से पहले तमाम पार्टियों का ये कहना है, जिनके नेताओं को खासतौर पर नोटिस भेजे गए हैं कि ये लोकसभा चुनाव में वो प्रचार न कर सके, उनकी इमेज खराब की जा सके और वो उस ताकत से ना लड़ सके, इसलिए ये तमाम कार्रवाई की जा रही है और एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं। आपने अच्छा इसको रेखांकित किया है। अभी नहीं मतलब कि तब तक नहीं जब तक वो झुक मतलब घुटने टेक देते हैं, मतलब जो अलायंस है इंडिया गठबंधन को डेजर्ट कर देते हैं, भाग जाते हैं या इसको तोड़ देते हैं या इसके खिलाफ काम करते हैं, तब तक नहीं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये पक्का अगर हो गया कि वो इंडिया गठबंधन में मजबूती से रहेंगे तब उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये बहुत लोडेड स्टेटमेंट है और उन्होंने बोल दिया है कि मतलब कि अगर तैयार रहो, अगर नहीं, अगर तो आपने उनके हिसाब से काम किया तो आपको गिरफ्तार करेंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल का भी इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। 26 सीटें हैं गुजरात में और जो अलायंस में बातचीत चल रही है उसके हिसाब से 5 सीटों पर उनके समझौते के आसार हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो 500 ये तो सीटें हैं। दूसरा है कि अगर ओवरऑल अलायंस होता है तो लोगों का मानना है कि 26 सीटें उसने बीजेपी ने जो ली है उसमें से काफी सीटें घट सकती, क्योंकि मैक्स 100% सीट उसके पास है। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी का रोल है। दूसरा कि 7 में से 7 सीटें दिल्ली में आम आदमी के पास है। एक जो जानकार कांग्रेस है उनके मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अगर केजरीवाल इंडिया गठबंधन में मजबूती से रहते हैं और कांग्रेस और केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी का अलायंस हो जाता है मुकम्मल, तो इसका नतीजा ये होगा कि 303 में से कम 20 सीटें का नुकसान हो सकता है उनको। 20 नहीं, मतलब उन्होंने बताया कि 277 पर आ सकते हैं, मतलब 13 और 3 16 सीटों का नुकसान उनको होने का चांसेस है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 277 पर सीधे आ जाएंगे सिर्फ इंडिया गठबंधन में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अलायंस हो जाता है तो ये जो नंबर कैलकुलेशन है, जब हम और आप बाकी लोग नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं तो जो उनका थिंक टैंक नहीं कहना चाहिए, उनका जो वॉर रूम हम लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया है वॉर रूम। ये तो मीडिया ने डिस्कवर किया था ना कि बीजेपी का वॉर रूम, तो बीजेपी ऐसा है जिसका वॉर रूम ऑलवेज सक्रिय रहता है और उसमें जो कमांड मतलब जो चीफ कमांडर है वो पूरा साल भर दौरा करते रहते हैं और साल भर 24/7/365 और सालों भर चुनाव प्रचार वाला प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। तो वो चालू रहता है, तो वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो उनका इम्पोर्टेंस है, जब ये जो चल रहा है इसको आप परसेप्शन वाला वार में मत देखिए। परसेप्शन वाला वार में ईडी अब कोई क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं है। ईडी ने छापे जहां जहां कर्नाटक में डीके शिव कुमार को पूरा पकड़ के रखा हुआ था और उनको घेर करके एजेंसियों ने रखा और वो कांग्रेस को जीत कर ले आए। ईडी अब कोई परसेप्शन नहीं कर सकती। पूरा फैमिली ये लालू प्रसाद यादव का आपको याद होगा, उनके मीसा के घर पे तो कौन मॉल उन्होंने खरीद लिया है, ये सब पूरा नाटक बिहार इलेक्शंस के पहले चल रहा था और तेजस्वी लगभग जीत चुके थे। अगर उनके पास सत्ता होती और डीएम कलेक्टर्स बेईमानी नहीं करते तो मुख्यमंत्री होते। तो ईडी का कोई परसेप्शन वैल्यू नहीं है। किसी भ्रष्टाचार के मामले पर अब कोई उनको विश्वास नहीं करता। ये पहली बार देश में हुआ है कि लोगों को शक भी नहीं होता है कि ईडी और सीबीआई आपके घर पर आ गई तो आप बेईमान है। मतलब उन्होंने अब उसकी इतनी गरिमा गिरा दी है कि अब उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसका वैल्यू है डायरेक्ट इंटिमिडेशन, जिसको कहते हैं सीधी धमकी, सीधा उनको जेल में डालना। वो ये जो है कि चुनाव प्रचार में करने में उनको मतलब दिक्कत आने लगे, कहीं से पैसा लेने में, मतलब जो चुनाव के लिए जो पैसे हैं कलेक्ट करने, मतलब उनको फिजिकली आप इमोबाइल कर देते हैं, उनको आप फिजिकली घेर लेते हैं कि वो प्रचार न कर पाए। जैसे कि अभी हो रहा है कि वो गुजरात प्रचार करने वाले हैं, जाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, तो उसके पहले वो पुलिस
गई है ताकि जा ही ना पाए। तो ये है डायरेक्ट, मतलब जो विंग है उनका, ये मिलिटेंट विंग है बीजेपी का। ये क्या कहते हैं, ईडी जो होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में ना, कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, दूसरा एक विंग होता है उसका, स्टूडेंट विंग, फलना विंग, और उसमें मिलिटेंट विंग मानते हैं। जैसे आरएसएस का मिलिटेंट विंग है वीएचपी और बजरंग दल, तो उसी तरह से जो मोदी गवर्नमेंट का मिलिटेंट विंग जो है वो है ईडी। कुछ भी कहीं भी 96% केसेस जो है विरोधी विपक्ष में, ये आपको पता 10 साल से सत्ता चला रहे हैं। नंबर 1 बेईमान तोमर जो है विधानसभा अध्यक्ष बना दिया उसको उन्होंने, जिसके बारे में बकायदा वीडियो आ रहा है। कभी सुना आपने उसके यहाँ कोई किया गया? कुछ भी नहीं, कहीं कहीं कुछ चर्चा भी हुई क्या? वीडियो आ रहा है, बकायदा बता रहा है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, पैसे कहाँ ठिकाने लगे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है डायरेक्ट, जहां पर कि ईडी का ही काम है। मतलब बाकी में है कि कमीशन लिया, घपले हुए, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगर है तभी ईडी आना है। ईडी का को बेनिफिट यही है कि ईडी में केस डालने का, कि उनको जवाब नहीं देना पड़ता कि किस वजह से आपको गिरफ्तार कर दिया है। वो उनको लिख के नहीं देना है या बताना नहीं है। आपके यहाँ उठाया, आप बताया ईडी ने कि आपके यहाँ आप मनी लॉन्ड्रिंग आपने किया है, किया नहीं है वो बाद में तय होगा, या हमने आपको उठा लिया। और जब आप मजिस्ट्रेट के पास या जहाँ अदालत में केस जमा मतलब करते हैं, वो जाते हैं, तो आपको ये बताना नहीं है कि आपको इनको, मतलब ये आप अपने जो मुजरिम है उनको ये नहीं बताना है कि आपने क्या किया है, ये बताना नहीं है। मतलब आपको पता भी नहीं है कि आपने कहाँ से लिए थे, किससे लिए थे, कहाँ गया था, आपको पकड़ के ले गए। चूंकि ईडी समझती है कि आपने पैसे चुराए हैं, और ईडी का समझना आप जान ही नहीं कि 96% केसेस में वो विरोधियों के बारे में ही समझती है, बाकी के बारे में। अब देख रहे हैं ना, नरेंद्र सिंह तोमर सबसे बेहतरीन उदाहरण। अब है क्या कि ये सही कहा उन्होंने कि एक ही आदिवासी चीफ मिनिस्टर है देश भर में, वो उसको गिरफ्तार करना पॉपुलर परसेप्शन के हिसाब से दिक्कत है। इसी तरह से तेजस्वी को गिरफ्तार करना भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि तेजस्वी एक ऐसे ऑर्गेनाइज, मतलब आरजेडी के हैं, जो कि जिनको आप, एक तो सरकार भी उनकी है, इतनी आसानी से उनको आप घेर नहीं सकते। और कम से कम लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसे नेता पूरे मतलब दिखाई देते हैं 20 साल 30 साल में, जो कि एजेंसी से उन जेल में गए, परेशान हुए, लेकिन उन्होंने कोई समझौता अपने जो पॉलिटिकल लाइन है उसके साथ नहीं। बेईमानी की नहीं, ये मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, कोई घोटाले क्या किया नहीं किया, लेकिन डरा करके उनकी पॉलिटिकल लाइन से हटाने की में कोई भी एजेंसी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई। नहीं तो आप मायावती का उदाहरण देख सकती हैं, इवन ममता को देख सकती हैं, अभिषेक के लिए उनको कितना समझौते करने पड़ रहे हैं। मतलब जितनी ताकत से उनको लड़ना था बीजेपी से, उससे नहीं लड़ पा रही है। इवन अखिलेश कोई नैरेटिव मतलब डरते हैं एक सीमा तक, क्योंकि उनके यहाँ भी प्रॉब्लम है ना। तो ये, लेकिन प्रसाद यादव अकेला आदमी है। तो ये है ईडी का कमाल। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं आएगा, बल्कि और पॉपुलर परसेप्शन, मतलब केजरीवाल जो अपना रेलिवेंस लूज कर रहे थे, उससे उनको गेन ही होगा। जी बिल्कुल। और केजरीवाल को बहुत अच्छे से पता भी है, वो अभी इन सालों में वो पूरे मंझे हुए राजनीतिक भी हो गए हैं कि कैसे इस तमाम इशू को अपने फेवर में इनकैश करना है, ये भी उन्हें बहुत अच्छे से पता है, और लगातार हम ये देख भी रहे हैं। लेकिन एक और बात ये देखी गई कि जब उनके 2 बड़े नेता जब वो जेल गए, तो जो एक सड़क की जो राजनीति करनी चाहिए थी, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल की तो पार्टी ही इस बेस पर खड़ी थी, लेकिन वो एक जन आंदोलन, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का सड़क पर आना, ये तमाम चीजें भी नहीं देखी गई। और कहीं ना कहीं इससे भी एक हिम्मत जो है वो बीजेपी के, ऐसा लगता है कि बढ़ती हुई नजर आई। 2 और हमारे साथ खास मेहमान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुनील शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, और धनंजय कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। दोनों का स्वागत, इस्तकबाल। सुनील जी, आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, हेमंत सोरेन पर भी, लेकिन कल से अरविंद केजरीवाल ट्रेंड भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये जो ईडी के नोटिस जो भेजे जाते हैं, इन मामलों में कितनी सत्यता है, नहीं है, वो सबको पता है, किस तरह से राजनीति से प्रेरित है, लेकिन क्या इसका असर ये पड़ता है कि जो आपको
फेसेस नजर आते हैं जो मजबूती से लड़ते हुए सामने नजर आते हैं, कहीं ना कहीं इन नोटिस से यह असर होता है कि वो उस तरह से या उस मजबूती से लड़ते हुए नजर नहीं आते। जैसे अनिल सिन्हा जी ने अभी कई एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए, चाहे हम बात करें यहाँ पर ममता बनर्जी की या फिर हम बात करें यहाँ पर समाजवादी पार्टी की, तो उस तरह से लड़ते हुए नजर नहीं आते। तो क्या आपको लगता है उसका असर होता है, या फिर अब इन लोगों को ये लग गया है जब ये दल एक साथ आए थे इंडिया गठबंधन बना के कि ऐसा सब कुछ तो इनके साथ होना ही है और अब तो ये डू एंड डाई की लड़ाई है, हमें लड़ना ही होगा? धन्यवाद उषा जी। कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है इस देश में जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से तोड़ न दिया हो, दल बदल न करा दिया हो? कौन सा राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो और चाहे किसी राजनीतिक दल का आप नाम लीजिए, जिसमें टूट फूट न हुई हो? इसका असर तो पड़ता ही है। लेकिन ये जरूर है कि ऐसे कई नेता हैं जो इस केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के बावजूद भी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बीडी ने बुलाया था, वो सड़क पर है, कभी उन्होंने राजनीतिक मुद्दों से मुंह मोड़ा नहीं, सरकार पे हमले से मुंह मोड़ा नहीं। लालू प्रसाद यादव लगातार जेल जेल घूम रहे हैं, सजा हो गई उनको, लेकिन उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं किया। उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए कितने प्रयास किए गए। आज भी वो जिस राजनीति के लिए वो जाने जाते रहे वो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हमलावर हैं। जेल से निकलने के बाद, जमानत से रिहा होने के बाद भी वो बीजेपी हम पे हमलावर है, उन्होंने कभी अपने आप को मुड़ के देखा नहीं। और यही उनकी विश्वसनीयता है। यही वजह है कि जेल की सजा हो गई, भ्रष्टाचार के आरोप में सालों साल जेल रहे, लेकिन जब पिछले विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर करके आई, और अगर थोड़ा सा जन समर्थन और मिल गया होता, जहां कहीं भी रहे हो सकता है कि सरकार बना लेते हो। और आज बिहार की सबसे ताकतवर राजनीतिक दल आरजेडी है। राजनीतिक लड़ाई को आप कभी इस तरह इन गतिविधियों से रोक नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ने तरीका ही अपना लिया है कि वह अपने बूते नहीं, राजनीतिक दलों को तोड़ करके वह अपनी राजनीतिक ताकत जुटाने के में लगी हुई है। कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां की सरकारों में दल बदलो उनकी सरकार में शामिल ना हो। अब तो इनके हम अन्य दलों से आए हुए लोग मुख्यमंत्री बनने लगे, प्रदेश अध्यक्ष बनने लगे। और ऐसे नहीं है, वो राज्य ऐसे नहीं है जो छोटे मोटे राज्य हो, बड़े राज्य हैं जो देश की राजनीतिक ताकत के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो तरीका इन्होंने अपना लिया। लेकिन जो यह बात, सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप माहौल बनाना चाहते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि सत्तारूढ़ दल में कोई भ्रष्ट नहीं है, या भ्रष्टाचार के जो आरोप सत्तारूढ़ दल के लोगों के खिलाफ लगे, उन लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की आपने? जब ये झारखंड में आप हेमंत सोरेन के खिलाफ, आप हेमंत सोरेन को बार बार बुला रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार जब सत्ता में आई तो पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके खिलाफ कौन सी जांच हो रही है? किसको आपने बुला लिया? और जब आप इस तरह का भेदभाव करते हैं तो यह कैसे परसेप्शन बन जाएगा कि हेमंत सोरेन बेईमान है और अन्य राजनीतिक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है? ये कैसे लोग स्वीकार कर लेंगे इसको? आप राजस्थान में आप चले जाइए, राजस्थान में आपको अशोक गहलोत के लड़के के खिलाफ आप रेड डालते हैं, और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके खिलाफ जो आरोप शिकायतें हैं उनके खिलाफ कोई जांच ही नहीं करता। तो इस भेदभाव के साथ या दोहरे मापदंड के साथ आप इस तरह का परसेप्शन लोगों में कैसे बना सकते हैं कि विपक्ष के नेता बेईमान है और सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? हाँ, इन गतिविधियों से ये जरूर है, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से आप कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो बहुत आक्रामक तरीके से राजनीति नहीं कर पाते, ये सही है। और जब नहीं कर पाते तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है या हाशिए पे चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की उदाहरण है, एक ऐसा राजनीतिक दल जिसने अपने बूते पर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई, इतना बड़ा जन समर्थन हासिल किया। एक ऐसा राजनीतिक दल जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के 1992 के बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद 1993 में बीजेपी को जीतने नहीं दिया, वो राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे चली गई, क्योंकि मायावती जी को सक्रियता नहीं दिखाई पड़ी जिस सक्रियता के लिए भारतीय बहुजन समाज पार्टी जानी जाती रही है। दलितों को जो आवाज देने की एक राजनीतिक दल माना जाता रहा, लेकिन उनकी निष्क्रियता ने राजनीतिक दल को बहुत असर डाला।
आप समाजवादी पार्टी के ऊपर भी आप कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी की जो आक्रामकता विधानसभा में रहती है वो सड़क पर नहीं दिखाई पड़ती। 2022 के विधानसभा चुनाव में के बाद से जो आक्रामकता, जो राजनीतिक सक्रियता, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनकी राजनीतिक गतिविधियों की उम्मीद समाजवादी पार्टी से की जा रही थी, और समाजवादी पार्टी ने नहीं दिखाया। परिणाम क्या हुआ कि आजमगढ़ में चुनाव हार गए आप, रामपुर में संसदीय क्षेत्र हो चाहे रामपुर का विधानसभा क्षेत्र हो, आपका मतदाता आपको वोट देने के लिए नहीं निकला। और नगर निगम के चुनाव में अगर आप याद कीजिए तो 5 नगर निगमों में, 7 में से 5 नगर निगमों में कांग्रेस नियरेस्ट राइवल हो गई बीजेपी की। यानी अब ये स्थितियां बदली हैं, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक दलों के ऊपर हमले से ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अगर आप केजरीवाल आपने 3 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है आम आदमी पार्टी के, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी से जो जिस तरह की राजनीतिक दल है, उम्मीद की जा रही थी कि यह एक सड़क पर उतरेंगे, वो दिखाई नहीं पड़ा। छुटपुट घटनाएं हुई, उसके बाद नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया हो या आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनका मतदाता उनको छोड़ के चला गया हो, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का समर्थक मतदाता आम आदमी पार्टी की अपनी वजह से उसको छोड़ा होगा। वह था उनका रवैया जो उन्होंने वो लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा छापने लगे थे, या उनका भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक अलग तरह का रवैया उन्होंने अपना लिया। ये एक वजह हो सकती है। लेकिन के खिलाफ रेड से, इन छापों से, केंद्रीय एजेंसियों की जांच से लोगों का परसेप्शन बदल गया हो, ऐसा नहीं है। मेरा अपना मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल या हेमंत सोरेन जैसे नेताओं के खिलाफ अगर इसकी कार्रवाई को तेज बढ़ाती है, तो इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। यह लगेगा, ये साफ साफ लगेगा कि चुनाव के ऐन मौके पर इस तरह की गतिविधियां आप इसलिए संचालित कर रहे हैं कि आपको राजनीतिक फायदा हो और विपक्ष के नेताओं को किसी तरह से इन मामलों में फंसाया जा सके। परसेप्शन का लाभ विपक्ष को होगा, उससे बीजेपी को नहीं होने वाला। यह भी है कि आखिर 10 साल तक क्या करते रहे आप। इन मामलों में आप बुला रहे हैं इन लोगों को, क्या कल परसों के मामले हैं? महीना 2 महीना पहले की ये घटना है, ये आरोप लगे हैं, ये तो पुराने मामले हैं। तो आखिर क्यों आपने अब तक क्यों नहीं जांच की? या जो पहले के मामले हैं उनमें आपने जांच की कार्रवाई कितनी पूरी कर दी? तो यह परसेप्शन बनेगा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बनेगा कि आप विपक्षी दलों के ऊपर आप एक उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आनंद जी के इस बात से सहमत हूं कि अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो आदिवासी मतदाताओं ने इसमें बड़ी विकट प्रतिक्रिया होगी, न केवल झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा। जो भारतीय जनता पार्टी 24,000 रुपए या 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके आदिवासियों के विकास का दावा कर रही है, और छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पर जाकर के मोदी जी ने जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, वह पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा। क्योंकि हेमंत सोरेन आज भी आदिवासियों के लोकप्रिय नेता हैं, और दुमका में जाकर के आप देखिए कि सोरेन परिवार के खिलाफ किस तरह का सम्मान है। वहां तमाम तरह के आरोप लगे हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के खिलाफ। शिबू सोरेन के खिलाफ भी तक कम आरोप नहीं लगे थे, लेकिन शिबू सोरेन को उनके समर्थकों ने खारिज नहीं कर दिया। वो आज भी उनके उतने ही लोकप्रिय नेता है, उनका समर्थक उनके साथ वैसे ही खड़ा है। आपके संघर्षों का आप इस तरह से मैनिपुलेट करके या कृत्रिम तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। तो जो आदिवासी समाज के लिए इन नेताओं ने संघर्ष किया है, या समाज के पिछड़े वर्ग के लिए जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष की जो थाती है उनके साथ है। निश्चित रूप से किसी भी भ्रष्टाचारी को बचाव के लिए के समर्थन में कोई नहीं खड़ा हो सकता, खड़ा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका विरोधी भ्रष्ट है और जो आपकी पार्टी में है वो भ्रष्ट नहीं है। कल तक अजीत दादा पवार नेचुरली करप्ट पार्टी के सदस्य थे और आज आपकी सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। कल तक आपने हेमंत सोरेन साहब के खिलाफ किस किस तरह के आरोप आपने लगाए, वो जांच कहां चली गई, और आज आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ये इस तरह की राजनीति से आपको लगता होगा कि आप बहुत बड़ा कमाल कर दे रहे हैं, लेकिन जनता में परसेप्शन बनता नहीं। और इस तरह की गतिविधियों से सत्तारूढ़ दल के खिलाफ ही आरोप बनते हैं, और ये जो विपक्ष के नेता हैं उनको उस राजनीतिक नुकसान नहीं होता कम से कम। जी
जी, बिल्कुल। बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, आपने पूरा एक तरह से सम अप इसको किया और बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं आपकी तरफ से, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। लेकिन क्या धनंजय जी आपको ये लग रहा है कि इससे उल्टा दाँव जो बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है, वो उल्टा उसी पर ही पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि बड़े चेहरे जो कि पार्टी के एक तरह से सरबराह या जिनके ऊपर पार्टी पूरी खड़ी हुई है, अगर उन्हीं नेताओं को ईडी के समन भेजकर उनको टारगेट किया जाए और साफ तौर पर लगे कि टारगेट और ज्यादा तब हो रहे हैं जब उन्होंने इंडिया गठबंधन बना लिया है और वो चुनाव प्रचार जो है अब शुरू होने जा रहे हैं लोकसभा के, तब नोटिस की स्पीड और बढ़ जाए, तो क्या आपको लग रहा है इन नेताओं को बल्कि उल्टी सिंपैथी मिलेगी जनता की? क्योंकि अब जनता की भी समझ में आ रहा है कि कैसे इन एजेंसीज का दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, सिंपैथी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो बताना बड़ा मुश्किल काम है, चूंकि तमाम नेताओं के खिलाफ जो है एक पब्लिक में धारणा है, एक आम धारणा क्या है कि नेता है तो चोर है, चूंकि वो चुनाव कैसे लड़ेगा, इतने पैसे का चुनाव कैसे लड़ेगा, चुनाव लड़ना कितना महंगा हो गया है। फिर एक मैं कहूँगा भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ पैसे से लेन देन का भ्रष्टाचार हम मान लेते हैं, हमारे देश में यही माना जाता है। भ्रष्टाचार है यानी पैसा लिया दिया होगा, कुछ किया होगा, ऐसा ही करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार सिर्फ इतना नहीं कहलाता, भ्रष्टाचार ये भी कहलाता है कि हम आपको किसी बात के लिए फेवर करें और आप हमारा कुछ खरीद लें। हम अगर चैनल चला रहे हैं तो हमारे आप मेंबर बन जाए, हमको 10,000 रुपया कहीं किसी से गिफ्ट करवा दें, ये भी भ्रष्टाचार ही है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको आप जस्टिफाई कर दीजिए, आप सत्ता में हैं, आप कानून बनाते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप आपके पास जज हैं, आपके पास भीड़ है, जिसके पास भीड़ है उसके पास सब कुछ है, वो कर सकते हैं आप। लेकिन क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है कि अलग अलग उद्योगपतियों पे आप दबाव डालते हैं, ईडी सीबीआई के छापे मरवाते हैं और उनको कहते हो कि आप एक काम करो, आप इनको दे दो, ये सब छोड़ दो, आप मत भरना टेंडर, ये केवल टेंडर भरेंगे। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि किसी उद्योगपति के हवाई जहाज पे आप घूमते हो? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि आप जो है इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हो, पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है पैसा? हम तो अपना गांव नहीं जा पा रहे हैं, टिकट का भाड़ा इतना बढ़ा दिया है, आप कैसे इतना हवाई जहाज से घूमते हो? कौन देता है पैसा इतना? इतने बड़े बड़े दफ्तर बना रहे हो हर देश के शहर के हर हिस्से में, कहाँ से बना रहे हो? कहाँ से आ जाता है पैसा? सत्ता में नहीं थे तब तो पैसा नहीं था आपके पास, आज कैसे पैसा आ गया? कोई भक्त दे रहा है क्या? और भक्त दे रहा है, क्यों दे रहा है? गिव एंड टेक का मामला है। तो ये जो है ये बीजेपी क्या था कि पहले लोग जो करते थे वो थोड़ा शर्म रखते थे, जब कोई आरोप लगाता था तो चुप्पी साध लेते थे। ये ढीठ लोग हैं, थेथर लोग हैं, बिहारी भाषा में इसको कहते हैं थेथर। तो थेथर लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, वो थेथरा ही करेंगे और इनके भक्त भी वैसे ही थेथर है, वो दिखाने लगेंगे तुरंत आपको आईना दिखाएंगे, कोई और उदाहरण आपके सामने पेश कर देंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि जो विपक्ष के जो नेता हैं, क्या एक तो बात सही है कि आप जो है आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, आप अटैक कर रहे हो, किसी किसी के रास्ते में आ रहे हो, तो क्या आप खुद ईमानदार हो? और ईमानदार हो तो उसके लिए क्या कैसे दिखा रहे हो आप? आप अगर अगर अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए, बिल्कुल सही कहा हमारे एक साथी ने, आनंद भाई ने, कि जो है पैसे का ट्रेंड नहीं दिखाई पड़ता, ट्रेल नहीं दिखता कि कहाँ पैसा गया। उनके बारे में भी कहा गया था, मुझे अगर सही याद है, अदालत में जो इनके केजरीवाल जी के एक और साथी जो जेल के अंदर अभी बंद है, उनके बारे में भी कहा गया था, जो गृह मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, कि पैसे का ट्रेल नहीं दिखाई पड़ता है। तो आपको कैसे भी बंद करना है, आपको बदनाम करना है, आप पे कीचड़ उछालना है और ये बताना है कि एकदम यही है, ये जो काम करेंगे वो गलत हो नहीं सकता। और इसकी ये जो पूरी ताकत है ना, सबसे बड़ी ताकत मीडिया की ताकत है। बीजेपी ने पूरी मीडिया को नैरेटिव गढ़ने के लिए सेट कर दिया। आप हम कुछ भी बोलते रहिए, वो नहीं सुनेंगे। वो तमाम किसानों को कितनी गालियां दी, छोड़िए नहीं ये केजरीवाल और नरेंद्र मोदी और फलाना नेता को तो छोड़ दीजिए, किसानों को कितनी गालियां दी। 13 महीने जो किसान सड़क पे खड़े रहे, जिसके आने के लिए दिल्ली में रोकने के लिए आपने कीलें ठोक दी, सड़कों पर कील ठोक दी। अभी आपने कहा कि हमने ये न्याय संहिता बनाया है और न्याय संहिता में दंड बढ़ा दिया आपने। न्याय से ये कैसा न्याय है भाई? न्याय वो दंड संहिता था, तो दंड संहिता में जो है कम जुर्माना था, कम समय की जेल थी। ये न्याय संहिता में ज्यादा जुर्माना है, ज्यादा समय की जेल है। अरे भाई, लेकिन एक बड़ा चक्कर है। चक्कर ये है कि ऐसा भांग है मुसलमानों के विरोध का कि वो जो है खाली ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर को परेशानी नहीं है इस कानून से। इस कानून से परेशानी हर उस गाड़ी चलाने वाले को है, जो स्कूटर चला रहा है, जो अपनी कार चला रहा है और जो और गाड़ी लेके चल रहा है।
सबको परेशानी। लेकिन बाकी कहीं देखा आपने कि वो भी धरने प्रदर्शन जुलूस में कहीं शामिल है? कहीं किसी का स्टेटमेंट आपको दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। तो ये जो है पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ जो सत्ता में जितने तंत्र हैं सबको मुट्ठी में कर दिया है और निर्लज्ज हैं। इनको पता है कि कल, लेकिन ये पता है कि हम गलत कर रहे हैं, ये भी पता है कि हमारे साथ अगर ये सब खड़े हो गए तो कल को हमको भी कूच दे सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि कल तो मारेंगे हमको ये, लेकिन आज इसके पहले जितना मार सकते हो उतना मारो। तो ये गुंडों की भाषा है, गुंडों की तरह सरकार चला रहे हैं। ऐसे सरकार चलाना क्या सही है? ऐसे सरकार चलती है? ऐसे संविधान का पालन होता है? तो मुझे लगता है कि आम आदमी को भी समझने की जरूरत है कि भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ पैसा लेना नहीं होता है। भ्रष्टाचार का मतलब तरह तरह से फेवर करना भी होता है। क्रिकेट का क नहीं जानता हो और अगर चेयरमैन बन जाए तो वो भी भ्रष्टाचार ही है। आप जो है हवाई जहाज या पोर्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हो, लेकिन पोर्ट आप ले लेते हो, वो भी भ्रष्टाचार ही है, उसको भी भ्रष्टाचार करते हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट से किसी और से नंबरी करा दीजिए, बोला ये तो दूध के धुले हैं, इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं, तो उससे क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल। लेकिन आपने बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन आनंद जी, सवाल ये उठता है और सबके जहन में भी ये सवाल होगा, हमारे दर्शकों के भी, कि अगर मान लीजिए हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो चेहरा है पार्टी का, अगर वो जेल चला जाए, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के साथ साथ लग रहा है कि झारखंड में तो शायद विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो फिर आखिर पार्टी का भविष्य क्या होगा? क्योंकि अगर वो अपनी पत्नी को ही बनाते हैं, हालांकि अब तो एक फैसला हो गया है जो कल हुआ है, और उसके बाद इंडिया गठबंधन के दलों के साथ भी बात करके फैसला हुआ कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं और वो शायद वो से लड़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा करने में पार्टी को लेकर एक ज्यादा उनको फायदा मिल सकता है, उनकी राजनीति में ज्यादा उनको फायदा मिल सकता है। कैसे देखते हैं आप इसको? हेमंत सोरेन सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेता नहीं है, वे गठबंधन के निर्विवाद नेता है, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनके बिना इलेक्शन को चला लेगा, या आगे कोई नेता नहीं है। सब स्थानीय नेता हैं, अपने अपने लेवल पर इफेक्टिव है, लेकिन स्टेट लेवल का जो नेता है, जो चेहरा है इंडिया गठबंधन का, वो हेमंत सोरेन ही है। तो हेमंत सोरेन के जेल जाने की स्थिति में पूरा इलेक्शन ठप हो जाएगा इंडिया अलायंस का, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? हेमंत सोरेन आदिवासियों में सबसे लोकप्रिय नेता आज की तारीख में, उनको जेल भेजने से जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा होगी उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, और तब राज्य में एक बहुत विकट स्थिति हो जाएगी, क्योंकि आदिवासी उबल जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। और आदिवासी बहुत लड़ाकू कौम है, जब तक शांत है तब तक शांत है, लेकिन जब वो आ जाती है आक्रोश में तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये पता है सरकार को, मोदी की सरकार को भी पता है, और इसलिए वो हेमंत सोरेन पर हाथ डालने से बच रही है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि सुनील जी को जाना है, इसलिए सवाल मैं सुनील जी से पहले पूछती हूँ, फिर अनिल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सुनील जी, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, दो बड़े नेता पहले से ही हैं, इससे पहले भी कई बड़े चेहरे उनके जा चुके हैं जेल, तो फिर आप क्या देखते हैं भविष्य अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य आप देखते हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर जो चेहरा है वही अगर जेल में चला जाएगा तो पूरी की पूरी पार्टी की जो कैंपेन है उस सब पर तो असर पड़ेगा ही। जी सुनील जी, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो रहा। अनिल जी, सेम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? देखिए, केजरीवाल ये किसके बारे में आपने, हेमंत के बारे में पूछा? नहीं, मैं केजरीवाल के बारे में पूछ रही हूँ। देखिए, अभी अंतर कैसे, केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई है या जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है उसमें अभी परिवर्तन कैसे आया है और किस तरह का परिवर्तन आम आदमी पार्टी में आया उसको समझना चाहिए। पहले क्या हुआ था कि आप लोगों ने कहा ना कि रोड पर नहीं उतरी आम आदमी पार्टी, ये ठीक है। हुआ ऐसा कि केजरीवाल भी बचकर चलना चाहते थे और उन्होंने हिंदू नैरेटिव को अपना लिया था। मैं तो कहता भी था कि ये हिंदुत्व की बी टीम है, और उन्होंने तबलीग को क्रिमिनलाइज किया, उनको बताया कि ये जो है कोरोना के ये है, स्प्रेडर है, ये सब आपको पता ही है। बाद में हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे,
ऐसा ही मतलब पूजा पाठ का किया था। वहां पर लक्ष्मी जी की फोटो चिपकाने की बात कर रहे थे ये पे करेंसी नोट पे। तो ये सब कुछ उनको था कि उनको लग रहा था कि वो हिंदुत्व की बी टीम के रूप में ही चलेंगे तो काम उनका चल जाएगा और बीजेपी उनको छोड़ देगी। लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि और वो अब देख रहे हैं कि अगर बीजेपी से हेड ऑन नहीं टकराते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। और भी वो अब ये भी वो देख रहे हैं कि किसी को माफ नहीं करते मोदी जी, अपने ही लोगों को माफ नहीं करते। शिवराज सिंह चौहान के यहाँ भी के रिलेटिव के यहाँ चला गया था, आपको याद होगा। मध्य प्रदेश में भी जी ऐसे एजेंसीज के थापे वो सब, वो बुधनी के परिवार से जो उनका सीट है उनकी, वो उनके ही वहीं के ये थे, कंपनियां वगैरह उनसे रिलेटेड। तो ये उनको पता है। अब वो लालू प्रसाद की लाइन पर आ गए। अब उनको लग रहा है कि अगर लड़े नहीं तो मरे, तो उन्होंने वो हिंदुत्व वाला भी लाइन छोड़ दी। और उसके बाद आप देखेंगे कि डिस्टिंक्ट परिवर्तन देखिए। पटना की जो बैठक इंडिया गठबंधन की थी, उसमें जो उसका एटीट्यूड था, मतलब उनका जो तरीका था, रिस्पॉन्स था केजरीवाल का, वो ठीक बदल गया आकर के बेंगलोर और मुंबई में आते आते पूरी तरह चेंज हो गया और एकदम डट कर खड़े हो गए। मुंबई में उन्होंने सबसे ज्यादा वकालत की इंडिया गठबंधन की। तो मैं एक डिस्टिंक्ट चेंज देख रहा हूं पॉलिटिक्स में। बहुत तेज आदमी है वो, मतलब अभी जो कुछ लोग हैं बहुत चतुर लोग जो हैं राजनीति में, उसमें है केजरीवाल। तो केजरीवाल ये समझ गए कि अगर लड़े नहीं तो मरे, तो मरना नहीं चाहते हैं वो, तो अब वो हेड ऑन कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव चेंज है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के साथ वो रहेंगे। और रोड पर भी जो आपको लग रहा है, तो आम आदमी पार्टी देर सवेर उतर जाएगी और उनकी पार्टी खत्म नहीं होने वाली है। इसीलिए नहीं खत्म होगी कि वो, लेकिन निश्चित है कि केजरीवाल अगर साफ हो गए तो पार्टी चली जाएगी, क्योंकि वन मैन पार्टी है। लेकिन हेमंत सोरेन के साथ ऐसा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी वो खड़ी है और एक फोर्स है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। और उनके यहाँ परिवार में लोग भी हैं, तो उनकी एक लीगेसी है, वो खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन केजरीवाल के साथ हो सकती है। इसलिए केजरीवाल को फाइट करनी होगी, ये वो समझ भी चुके हैं और इसकी जरूरत भी है। इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया वो केजरीवाल वर्सेस मोदी या बीजेपी, वो एक इंटरेस्टिंग फेज में आ गया, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। और आगे आने वाले कुछ दिन जो है बेहद इंटरेस्टिंग है। वैसे भी इंटरेस्टिंग है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें बस चंद महीनों का वक्त बचा है और लगातार हर पल जिस तरह से राजनीति बदल तो नहीं रही है, लेकिन राजनीति के नए आयाम जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जो उसका चेहरा देखने के लिए मिल रहा है। और ये एक तरह से का 2024 का पूरी तरीके से असाधारण जो ये पूरा चुनाव है, इसको असाधारण तरीके से ही लड़ना पड़ेगा सुनील जी। क्योंकि जिन जिन पार्टियों के नेताओं को ईडी के समन जा रहे हैं और जो जो पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, आपको नहीं लगता कि उन पार्टियों को दरअसल एक साथ जब भी ऐसा कुछ हो, उनके कार्यकर्ताओं को सड़क पर आकर संघर्ष करना चाहिए? किसानों का हमने देखा, किसानों ने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, उसका नतीजा उन्हें मिला सामने कि भारतीय जनता पार्टी जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे जो नेता है उनको झुकना पड़ा। अभी आप ट्रक ड्राइवर्स और इन सबका देखिए कि जैसे ही हिट एंड रन वाले केस में 3 दिन के अंदर सरकार झुक गई। सीए एनआरसी में भी इसी तरह से हुआ है। तो जन आंदोलन के आगे सरकारों को झुकना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि इन पार्टियों को एक साथ कम से कम सड़क पर उतरकर संघर्ष करना चाहिए? सड़क की ये जो लड़ाई है, ये जनता के बीच में रहकर ही लड़नी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक संघर्षों के अलावा आप सत्तारूढ़ दल के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं बना सकते। और यह साफ साफ दिख रहा है कि 2019 के बाद से भी हाल में जो पिछले दिनों राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उस एक राजनीतिक कार्यक्रम से पूरे देश के पैमाने पर एक अलग तरह का माहौल बना और उसका तत्काल एक जो पॉलिटिकल डिविडेंड है वो कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में और तेलंगाना में मिला भी। और अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 क्षेत्रों में चुनाव जीत लेने के बावजूद अगर 40% या उससे अधिक मतदाता कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो यह उसका एक राजनीतिक कार्यक्रम ही था, राजनीतिक संघर्ष ही था। पहली चीज तो जरूर है कि 2024 का चुनाव कोई भी राजनीतिक दल अकेले नहीं लड़ सकता बीजेपी से किसी भी राज्य में।
एक एकता की जरूरत है, एक गठबंधन की आवश्यकता है। और अब इसको सभी महसूस करने लगे हैं जो गैर भाजपा राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं। और गैर भाजपा राजनीति अगर आप करते तो इसमें भी आवश्यक है कि अगर आप गैर भाजपा राजनीति करते हैं तो आपको उन राजनीतिक दलों के साथ खड़ा होना होगा जो वाकई में जिसको लोग महसूस कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। अगर आप नहीं खड़े होते तो जनता आपको स्वीकार कर देगी। आप तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना में बीआरएस का विकल्प बीजेपी नहीं बन पाई, लोगों ने स्वीकार नहीं किया वहां, क्योंकि कांग्रेस यह माहौल बनाने में सफल रही कि बीआरएस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। संसद में बीआरएस के द्वारा बीजेपी को दिए गए समर्थन उन बिलों पर जिसका विरोध विपक्ष कर रहा था, यह बताने के लिए पर्याप्त था कि बीआरएस बीजेपी के साथ है। तो अगर आप बीजेपी के से विपक्ष का मतदाता लेना चाहते हैं, बीजेपी विरोधी मतदाता आपको समर्थन करें, तो यह आवश्यक है कि आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए दिखाई पड़े। आप केवल बयानबाजी से काम नहीं चल रहा है, ये संभव नहीं है। और अगर आप उस तरह का संघर्ष करते हुए नहीं दिखाई देंगे तो आपका मतदाता आपको छोड़ देगा। गोया कि बीजेपी के खिलाफ मतदाता जो आपको वोट देता रहा है वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा। राजनीतिक कार्यक्रम इसलिए भी आवश्यक है कि जब आप गठबंधन बनाते हैं तो सभी दलों के बीच, सभी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच एक तरह का आपसी समझदारी डेवलप हो। वो आप केवल और केवल राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसके लिए कोई कार्यशाला आयोजित नहीं होती, कोई पाठ्यक्रम नहीं चलता। ये राजनीतिक कार्यकर्ता विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों में एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और सभी दलों के, अपने गठबंधन के दलों के राजनीतिक मंतव्य को समझते हैं, उसके अनुसार उनके राजनीतिक अभियान चलते हैं। इस मामले में जो राहुल गांधी का न्याय यात्रा है, एक तरह का राजनीतिक कार्यक्रम आप कह सकती हैं। और इस राजनीतिक कार्यक्रम में अगर इंडिया दल समूह के सभी दल शामिल होते हैं अपने अपने राज्यों में, तो एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम बनेगा। और उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक तरह की समझ पैदा होगी। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, आप भी मानिए कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग ने भी विभिन्न राजनीतिक दलों को एक दूसरे के नजदीक आने के लिए बाध्य किया है। अरविंद केजरीवाल साहब किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। अरविंद केजरीवाल साहब अभी कुछ समय पहले तक कर रहे थे कि दिल्ली में और पंजाब में किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं हो सकता, हमको सभी सीटों पर लड़ना है। अब उनकी भाषा बदल गई, क्योंकि आप अकेले, आपके पास ताकत ही नहीं चुनाव लड़ने की। आपने अगर यही राजनीतिक दल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े होते तो मुझे लगता है कि एक अलग तरह का राजनीतिक परिदृश्य होता। आप जितना इसका दुरुपयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राजनीतिक दलों को एक साथ आपसी समझदारी डेवलप करने में, उससे मददगार साबित हुई है। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह जो जितने राजनीतिक कार्यक्रम, और आप देखिए ना, हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राजनीतिक अभियान चल रहे हैं, जगह जगह उनकी पद यात्राएं चल रही हैं, सभाएं चल रही हैं। कांग्रेस की अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो उनकी पद यात्रा थी वो पूरी हुई। टीएमसी पश्चिम बंगाल में अपनी यात्राएं आयोजित कर रही है। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में सक्रिय हैं, वहां पे कांग्रेस भी सक्रिय हो गई, अब अपना अभियान चलाने लगी। आप याद कीजिए, तेलंगाना के चुनाव के पहले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस तरह का व्यापक पैमाने पर पूरे राज्य में पदयात्रा संचालित किए थे, कहां नहीं गए थे वो, उसका राजनीतिक लाभ उनको मिला। और इन राजनीतिक दलों के पास अपने राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि मीडिया आपके साथ नहीं है। आप अपनी बात, अपना एजेंडा, अपना कार्यक्रम जनता तक, सीधे जनता से संवाद कायम करके ही पहुंचा सकते हैं, जो राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शुरुआती दौर में कहा था। तो आपके पास राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा विकल्प भी नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा जनता के बीच में। और वो जनता के साथ आपका पॉलिटिक ट्रेंड बनेगा, मुझे लगता है कि वो एक बड़ी राजनीतिक ताकत होगी। बिल्कुल, इसलिए आवश्यक है कि अगर आप 2024 अंतिम बात कि अगर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक माहौल बनाना अगर इंडिया दल समूह चाहता है, तो उसको प्रभावी राजनीतिक कार्यक्रम देशव्यापी चलाने ही होंगे। जी बिल्कुल, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। धर्मेंद्र जी, आपका भारत जोड़ो, आप तो उसको भारत जोड़ो न्याय, पहले भारत न्याय यात्रा था, लेकिन अब उसको चेंज भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसके नाम में कर दी गई है, क्योंकि लग रहा है कि शायद भारत जोड़ो जो है वो लोगों के को ज्यादा फेमिलियर है, वो उससे वो जुड़ रहे हैं, इसलिए अब उसके नाम को इस तरह से बदला गया है तमाम डिस्कशंस के बावजूद। अब के बाद आप लग रहा है कि हम इन तमाम
तमाम एजेंसीज की बात करें, किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसका है कि जो दल हैं, जो नेता हैं, बल्कि वो और ज्यादा करीब और ज्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी उनके साथ कभी भी हो सकता है, उनकी पार्टी तक को खत्म किया जा सकता है। इस यात्रा के जरिए भी आपको लग रहा है कि और ज्यादा मजबूती इस इंडिया गठबंधन में आई। देखिए, जो सुनील जी ने कहा उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि आपके पास राजनीतिक कार्यक्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप चुनाव आयोग जाकर के, कोर्ट जाकर के, आप मीडिया में जाकर के कहीं वो बात नहीं रख सकते। और देखिए, अभी सबसे ज्यादा देख लीजिए कि आप ये कितना, ये ट्रक ड्राइवर, ट्रक और बस ड्राइवर लोगों ने हड़ताल की। 2 दिन के भीतर जो है पसीने आ गए सरकार को, और सरकार ने तुरंत मीटिंग की, भले झांसा दिया हो, लेकिन कल फिर लड़ेंगे वो लोग। तो सरकार को आप कैसे घेरते हो? सरकार ये दिल्ली में बैठने से परेशान नहीं होने वाली है। अपने चैम्बर में बैठ करके कैमरे के सामने बोल दो और उसको सोशल मीडिया पे लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जरूरी ये है कि आप यात्राएं कीजिए, आप लोगों से संवाद कीजिए, लोगों से डायरेक्ट मिलिए, उनकी परेशानियों को समझिए, वो क्या एड्रेस करना चाहते हैं, उनके हिसाब से क्या गड़बड़ हो रही है उसको एड्रेस कीजिए। अभी समझिए कि ये जंगल जो जिस तरह से काटे जा रहे हैं वहां छत्तीसगढ़ में, ये बड़ा इशू है। इस इशू पर क्या पॉलिटिशियन साथ खड़े हैं? अभी दिल्ली में भी लोग आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन चल रहा है, कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। तो जनता की लड़ाई में आप साथ नहीं होंगे तो आपकी लड़ाई में जनता क्यों साथ होगी? केजरीवाल को जेल भेजा जा रहा है, या तेजस्वी को जेल भेजा जा रहा है, या हेमंत सोरेन को जेल भेजा जा रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि पब्लिक आ जाए सड़क पे। लेकिन जब पब्लिक को जेल भेजा जा रहा है, उसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, तो आप कहाँ हो? आप आओ रे साथ में, आप आने को तैयार हो? ट्रक ड्राइवर ये हड़ताल किया इन लोगों ने, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी के लोग गए? अभी हसदेव का जो चल रहा है आंदोलन छत्तीसगढ़ में, क्या पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ है? क्या वहां के छत्तीसगढ़ के पूरे कांग्रेसियों को नहीं आना चाहिए था उसके साथ में? तो ये राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि आप जो है एसी गाड़ी, एसी, इससे निकलो बाहर, सड़क पे आओ। नहीं आओगे तो पब्लिक भी आपके लिए आने वाली नहीं है, पब्लिक अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। फिर जब पब्लिक को ही लड़ना है तो फिर आपकी क्या जरूरत है? तो ये पॉलिटिकल विपक्ष को ज्यादा समझना है। देखिए, जिसके पास सत्ता है उसके पास समझाने के कई तरीके हैं। वो दंड भी तरीका है, वो लालच भी तरीका है, वो कुछ गिफ्ट दे देगा, कुछ और घोषणा कर देगा, उसके पास तरीका। आपके पास क्या तरीका है? आप क्या करोगे? आप क्या गिफ्ट दोगे? तो आपके पास एक ही तरीका है कि उसकी लड़ाई में आप उसके साथ खड़े होइए, हर जगह दिखिए उसके साथ। किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, या तमाम तरीके के आंदोलन हो, आप जो है ये सोचेंगे कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो केवल पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर आप लड़ते रहिए, जनता भी अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी, अलग अलग लड़िए। आज जिसे विपक्ष इकट्ठा हुआ है, तो विपक्ष का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। विपक्ष का मतलब है जो देश में जनता जो परेशान है, हम आप लोग जो बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनकी सरकार के खिलाफ, ये गड़बड़ हो रहा है, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, तो आपको हमारे साथ भी आके खड़ा होना होगा। केजरीवाल भी ये नहीं समझ पाए। केजरीवाल तो आंदोलन से निकल करके आए, कितने दिन हुआ वो आए हुए, अपने तमाम साथियों को जिनके कंधे पर चढ़ करके या जिनका साथ लेकर के पहुंचे थे, सबको बाहर निकाल दिया। तो वो मुझे लगता है ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कही, अब क्यों बदला मुझे नहीं मालूम, मुझे तो इसका नाम ये भी समझ में नहीं आ रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या होता है? चलिए, भारत न्याय यात्रा एक समझ में आ रहा था कि भारत में न्याय की यात्रा निकली है, तो ठीक है, आप उसको किसी ने राय दी होगी कि आप वहां से पहली यात्रा है वो भी जुड़ जाएगी, क्योंकि राय देने वाले तो भयानक लोग हैं, वो सब एसी में बैठे हुए हैं, जो इनको राय दे करके आए बीजेपी वालों को कि 10 साल की जेल कर दो, 7 लाख रुपया ये कर दो, वैसे ही राय देने वाले वहां बैठे होंगे। अरे राय देने वालों की जरूरत नहीं है, काम करिए आकर सड़क पे उतर करके। न्याय यात्रा जब एक आपने लिया कि सामाजिक न्याय करेंगे, तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? छोटा सा शब्द है क्या? वो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात। सामाजिक न्याय जब करते हैं तो तमाम न्याय शामिल हो जाता है उसमें। आप तो ये शब्द के गढ़ने में उलझिए मत, आप उतारिए, सबको उतारिए। खाली राहुल गांधी क्यों चलेंगे भाई? बाकी बैठ करके पॉलिटिक्स करेंगे कि मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं किसको काट दूं, मैं उसको गाली दूं, वो मुझे गाली दे। तो तमाम नेताओं को जरूरत है, कांग्रेस पार्टी ये एक व्हिप जारी करे कि जो नेता दफ्तर में पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सबको सड़क पर उतारिए,
देखिए ठीक हो जाएगा, अपने आप चीजें बदल जाएंगी। अभी जो बताया आपके आनंद कुमार जी ने झारखंड के बारे में, कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ बैठ के निर्णय लिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, वो क्यों लिया निर्णय? क्योंकि उनके साथ पूरे आदिवासी खड़े हैं वहां के। जाहिर सी बात है धनंजय जी, बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि डिस्कशन के भी बहुत पॉइंट्स है, लेकिन वक्त की कमी है इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।